वेलकम बैक टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। हमने क्या देख रखा है, इसके पहले वाला आर्टिकल आर्टिकल 21 हमने देख रखा है। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद द वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद द टॉपिक, वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद द आर्टिकल, द प्रीसीडिंग आर्टिकल, आर्टिकल 21। आशा करता हूं कि आप सभी पढ़ रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में टारगेट लिखिए, कमेंट बॉक्स में आप ये लिखिए कि आपने कितना पढ़ रखा है, आपने कितना नहीं पढ़ रखा है। ये सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में रखिए ताकि हम आपका ट्रैक रख सकें। ठीक है, अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो कि इन केस आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, जैसे किन्हीं ने, जब मैंने पूछा था कि क्या फंडामेंटल क्या जजमेंट का वीडियो आना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आया हुआ है कि हाँ, जजमेंट का वीडियो भी आना चाहिए, ये बोला गया है। तो इसी तरीके से आप भी बोल सकते हैं, इस सीरीज के साथ जुड़िए। क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी है ना। क्वेश्चन यहाँ से कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, है ना, कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो आशा करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए होंगे। तो अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन से। ठीक है, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्या है? अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब ये आर्टिकल 22 के द्वारा ग्रांट किया जाता है। ठीक है, यहां पर इस बात को आप ध्यान रखना, आर्टिकल 22 के द्वारा इसको ग्रांट किया जाता है। तो इसमें क्या है, ये प्रोटेक्शन क्या है था, ये दो तरीके का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर दिया जाता है। एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन और दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, तो प्यूनिटिव डिटेंशन से हम सब वाकिफ होते हैं। ठीक है, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन से हम वाकिफ जनरली नहीं होते हैं। किस केस में होता है, किस केस में नहीं होता है, ये हमें पता नहीं चल पाता है। तो देखिए, हम लोग अगर मान लीजिए कुछ गलती करते हैं, कुछ क्राइम करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस क्राइम की सजा हमें मिलेगी, बचेंगे नहीं। तो उस चीज को कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिस पर पुलिस को शक होता है। जैसे मान के चलो, एक एग्जांपल ले लेते हैं अमृतपाल सिंह का। इस पर यूट्यूब चैनल पर मेरी पूरी वीडियो है कि क्या खालिस्तान डिमांड सर्ज हो चुका है, उसके ऊपर यूट्यूब चैनल पर हमारी पूरी वीडियो है। तो अब अमृतपाल सिंह जो बंदा है, इस पर सरकार को शक है। तो सरकार क्या कर रही है, इसने क्राइम किया नहीं है, पर सरकार को यह लग रहा है, पुलिस प्रशासन को यह लग रहा है कि ये जो अमृतपाल सिंह है ये क्राइम कर सकता है। तो इस बेसिस पर अमृतपाल सिंह का अरेस्ट करवा दिया जाता है या कर दिया जाता है। तो बेसिक सारी चीजें यहाँ पर ये आती है। दो तरीके के अरेस्ट होते हैं, प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव ऐसा होता है पहले ही अरेस्ट कर दिया जाता है कि डेंजर समझ के कि भाई बाद में ये कुछ करेगा। प्यूनिटिव, आपने कुछ कर लिया है तो उसकी सजा के तौर पर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती है। उसके बाद देखो, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 के दो पार्ट है। पहला पार्ट है जो ऑर्डिनरी केसेस से डील करता है और दूसरा पार्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन से। मतलब कह सकते हैं कि ये प्यूनिटिव की बात करता है और ये प्रिवेंटिव की बात करता है। अब देखो, यहाँ पर पहला पार्ट क्या है आर्टिकल 22 का, तो ये कुछ राइट्स देता है। जैसे ऐसा नहीं होगा कि सरकार ने आपको चाहा, ठीक है, मान लीजिए कि कोई सम्यक श्रेष्ठ है, उसको चाहा किसी ने कि भाई पुलिस लेकर के चले जाए, तो उसको पुलिस लेकर के नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, ये राइट्स है, है ना। तो उसके पास क्या है, ये सारे राइट्स। अब ये राइट्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले उसको बताना होगा कि भाई किस बिना पर तुमको गिरफ्तार किया जा रहा है। आर्टिकल 22 का पहला पार्ट है। ठीक है, आर्टिकल 22 का पहला पार्ट है जिसको ऑर्डिनरी लॉ के अंदर डिटेन किया जाता है। ऑर्डिनरी लॉ समझ रहे हो क्या है? ऑर्डिनरी लॉ समझ रहे हो क्या है? ऑर्डिनरी लॉ का मतलब नॉर्मल लॉ, प्यूनिटिव वाला। ठीक है, तो इसमें क्या है, बताना होगा कि भाई इस वजह से ये किया। दूसरा, इसको वकील देने का हक आपको देना होगा। ये वकील अगर खुद से कर सकता है तो खुद से करेगा, अगर नहीं कर सकता तो इसको फंडामेंटल राइट के तहत इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक लीगल प्रैक्टिशनर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जर्नी टाइम को एक्सक्लूड करके मैजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर इसको प्रस्तुत करना होगा। अगर आप किसी को जेल में लेकर के जा रहे हो, ठीक है, पुलिस क्या करती है, जनरली जेल में लेकर के जाती है, तो अगर वो जेल में लॉकअप में लेकर के, जेल भी कहना गलत होगा, लॉकअप में अगर वो लेकर के जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, मैजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रेजेंट करना होगा, है ना, मैजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रेजेंट करना होगा। और ये जो 24 घंटा है ना, ये जो 24 घंटे हैं, इसमें जर्नी टाइम एक्सक्लूड होता है। दूसरा क्या है, राइट टू बी रिलीज्ड, राइट टू बी रिलीज्ड आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मैजिस्ट्रेट ऑथराइजेस फर्दर डिटेंशन। अगर मैजिस्ट्रेट को ये लग रहा है कि गलती से, गलत तरीके से इनको मतलब ये किया गया है, या फिर मैजिस्ट्रेट कन्विंस नहीं होता है गिरफ्तारी से, तो वो कह सकता है कि भाई इसको जाकर के छोड़ दो। ठीक है ना। अब ये जो सेफ गार्ड है, ये एलियन, एनिमी एलियन को ये नहीं दिया जाता है। एनिमी एलियन का क्या मतलब होता है? एनिमी एलियन का मतलब होता है कि जो दुश्मन देश है हमारे, वहां से आए हुए विदेशी लोग जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है, इंडिया की नागरिकता जिनके पास नहीं है। उसी तरीके से यहां पर आता है
दूसरा आता है पर्सन अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन में, जो हम अमृतपाल सिंह का एग्जांपल ले रहे थे, तो अमृतपाल सिंह वाला अगर केस होगा तो फिर भी फिर आपको ये सारी सहूलियत सुविधाएं नहीं मिलेगी। उसके बाद हम आते हैं दूसरे पार्ट पर। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये जो आर्टिकल 22 है, ठीक है, ये उन अरेस्ट को कवर नहीं करता है, मतलब सिविल अरेस्ट को कवर नहीं करता है। इनकम टैक्स नहीं दिया तब भी ये कवर नहीं करेगा। डिपोर्टेशन ऑफ एन एलियन में ये चीज कवर नहीं होगी। ये किसको, क्रिमिनल और क्वासी क्रिमिनल नेचर के एक्ट पर ही ये सारी चीजें आपको मिलेगी, मतलब सिविल में नहीं मिलेगा। इसके पिछले वाला भी हमने देखा था, कन्विक्शन में भी हमने देखा था कि बेसिकली जो राइट्स मिल रहे थे हमें, वो कहां पे, वो क्रिमिनल लेवल पर मिल रहे थे, है ना। वो कहाँ हमें मिल रहे थे, वो क्रिमिनल लेवल पर मिल रहे थे। यहाँ पर ये जो हमें मिल रहा है, ये भी क्रिमिनल लेवल पर ही मिल रहा है, सिविल वाली बात यहाँ पर नहीं है। उसके बाद सेकंड पार्ट की बात करें तो ये किसकी बात करेगा, तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करेगा, है ना। ये किसकी बात कर रहा है, तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात कर रहा है। अब ये जो प्रोटेक्शन है, ये अवेलेबल है दोनों को, एलियन को भी, ठीक है, ये एलियन को भी और दूसरा सिटीजन को भी, एलियन को भी और सिटीजन को भी। एलियन बोले तो क्या, जादू नहीं। एलियन बोलने का मतलब जिसके पास भारत की नागरिकता नहीं है, जिसके पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं है ना, ये उसकी बात कर रहा है। और यहाँ पर कुछ नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसमें क्या क्या प्रोविजन है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर भी अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में जेल में डाला गया है, लॉकअप में डाला गया है, या अगर आपको पुलिस पकड़ के लेकर के गई है, तो वहां पर 3 महीने से ज्यादा नहीं रख सकती, है ना। ये 3 महीने से ज्यादा नहीं रख सकती, अनलेस, जब तक कोई एडवाइजरी बोर्ड डिटेंशन को एक्सटेंड करने की बात नहीं करे, ठीक है। अब यहां पर भी और यहां पर भी एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है, ग्राउंड्स का इंफॉर्मेशन। यहां पर भी ग्राउंड ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड, ठीक है। लेकिन यहां पर ग्राउंड ऑफ डिटेंशन को रोका जा सकता है अगर पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो तो, ठीक है। तो यहां पर ये सारी बातें, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद जो डेटेन्यू है, मतलब जिसको डिटेन किया गया है, उसके पास रिप्रेजेंटेशन की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। मतलब देखो, ये वाला भी रिप्रेजेंटेशन की अपॉर्चुनिटी वाली बात भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद अगला पॉइंट क्या आपका यहाँ पर बता रहा है कि ये आर्टिकल 22 जो है, ठीक है, आर्टिकल 22 जो है वो क्या करता है, वो पार्लियामेंट को ऑथराइज करता है कि सरकमस्टेंसेस बताए जिसमें पर्सन को 3 महीने से ज्यादा के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में मतलब कि अंदर रखा जा सके, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर देखनी होगी। उसके बाद जो मैक्सिमम पीरियड है जिसके लिए डिटेन पर्सन को रखा जाना चाहिए प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ में, ये भी पार्लियामेंट ऑथराइज है इस चीज को भी ये करने के लिए, मतलब एडिट करने के लिए, ओमिट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर क्या है, जो प्रोसीजर होगा, ठीक है, ये दिस टू बी फॉलोड बाय एन एडवाइजरी बोर्ड इन एन इंक्वायरी। तो ये सारी चीजें ये कर सकती हैं, आपको ये भी याद रखना है। 44th अमेंडमेंट कब हुआ था, 1978 में। 4+4 8, 4+2 6, तो 1976। यहाँ पर जो 44th अमेंडमेंट एक्ट है 1978 का, इसने क्या किया है, डिटेंशन के पीरियड को, ठीक है, यहाँ पर इसने क्या किया है, डिटेंशन के पीरियड को रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। रिड्यूस कर दिया कहां से कहां तक, 3 महीने से 2 महीने तक। अब यहाँ पर एक चीज ऑब्वियस होगी कि एडवाइजरी बोर्ड का यहाँ पर से रहेगा ही रहेगा, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो अंडरस्टूड है, वो रहेगा ही रहेगा। लेकिन अभी तक इस प्रोविजन को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, ठीक है, इस प्रोविजन को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। अब पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट है कि वो क्या कर सके, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इन सब बेसिस पर वो क्या कर सके कि नियम बना सके, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर एक और चीजें आपको याद करनी है, यहाँ पर एक और चीजें याद करनी है आपको। क्या याद करना होगा कि जो स्टेट और सेंटर दोनों प्रिवेंटिव डिटेंशन में लॉ बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि स्टेट और सेंटर दोनों प्रिवेंटिव डिटेंशन में लॉ बना सकते हैं, इस चीज को आप ध्यान में रखना। उसके बाद ये सारे लॉज हैं, ये तो कई तो सारे रिपील भी हो गए हैं, आपको याद नहीं करना है, लेकिन एक बार देख लेना आप इन सबको। और यहाँ पर क्या है कि ये जो है ना, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला जो कानून है, वो भारत के संविधान के अलावा दुनिया के किसी संविधान में नहीं है ना। ये कब कब हुआ था, तो बेसिकली यूएसए में तो कभी हुआ ही नहीं, ब्रिटेन में पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर के टाइम पर हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये दुनिया में बस भारत ही ऐसा देश है जिसके पास ये कानून है। अब चलते हैं दूसरे लॉ पे, ठीक है, ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का। अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात करोगे, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात करोगे तो एक्सप्लॉइटेशन कहने का क्या मतलब है, एक्सप्लॉइटेशन कहने का क्या मतलब है कि आप किसी का शोषण कर रहे हो। अब बताओ शोषण किसका हो सकता है, जो वल्नरेबल होंगे उसका। अब कहोगे वल्नरेबल में तो बहुत सारे लोग आ गए, विमेन वुमेन सब आ गए, तो भाई बिल्कुल यहाँ पे विमेन की भी बात होगी।
एज अ फोर्स्ड लेबरर्स। ट्रांसजेंडर की बात नहीं होगी क्योंकि ये तब का बना हुआ संविधान है 1950 का, तब ट्रांसजेंडर का कॉन्सेप्ट उतना नहीं था, है ना, उतना नहीं था। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद देखो, उसके बाद बचते हैं बच्चे, चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चे, है ना, तो उस छोटे छोटे बच्चों का भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये सारी बातें हैं, ये सारी चीजें हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर में क्या है, आर्टिकल 23 इसके साथ डील करता है, आर्टिकल 23 इसके साथ डील करता है। और आर्टिकल 23 के बाद आर्टिकल 23 क्या बोलता है कि भाई जो इट प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, इंसानों में ये ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये किसकी बात करता है, तो ये फोर्स्ड लेबर्स की बात करता है, बेगारी की बात करता है, भीख मांगने की बात करता है कि फोर्सफुली किसी से भी आप भीख नहीं मंगवा सकते हो, या भीख मांगना, इस तरह की चीजों को ये मना करता है, ये प्रोहिबिट करता है। अब यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ये क्या क्या इंक्लूड करता है भाई, तो ये सेलिंग एंड बाइंग को इंक्लूड करता है, ट्रैफिकिंग ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन को इंक्लूड करता है, इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है, इंक्लूडिंग अ प्रोस्टिट्यूशन की बात यहाँ पर होती है। फिर देवदासी सिस्टम है, स्लेवरी सिस्टम है, इन सब को ये देखता है। देवदासी समझ रहे हो, मंदिरों में जबरदस्ती भगवान के नाम पे, कल्चर के नाम पे विमेन को ये किया जाएगा। उसके बाद इसको पनिश करने के लिए 1956 वाला एक्ट यहाँ पर बना है। अब बेगर का क्या मतलब होता है कि कंपल्सरली फोर्सफुली आपसे वर्क करवाया जाए विदाउट एनी रेमुनरेशन, ठीक है, विदाउट एनी रेमुनरेशन। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर देखनी होगी, समझनी होगी। अब ये क्या है, इट वॉज अ पिक्यूलियर इंडियन सिस्टम अंडर विच लोकल जमींदार समटाइम यूज्ड टू फोर्स देयर टेनेंट। इनको बचाने के लिए ये सारी चीजें यहाँ पर हुई है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर को भी ये रोकता है। इट इज नॉट ओनली फोर्स्ड लेबर में बॉन्डेड लेबर टाइप की चीजें भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाती है। मतलब आप एग्जाम में ये देखना कि ऐसी कौन सी कंपल्शन डाल रहे हो आप किसी के ऊपर भी कि उसको काम करना पड़ रहा है विदाउट रेमुनरेशन। हो सकता है ना किसी के दादाजी ने कर्ज लिया हो, वो कर्ज 3 जनरेशन तक चल रहा हो, उसको भी फोर्स लेबर बोलेंगे, उसको भी बेगारी बोलेंगे, समझ रहे हो। और ये एक्ट है जिसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें दी हुई है। हालांकि इसका अपना एक एक्सेप्शन है कि अगर स्टेट चाहे, स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, गवर्नमेंट सरकार चाहे, तो सरकार किसी को भी किसी स्पेशल पर्पस को सर्व करने के लिए चुन सकती है। जैसे मान के चलो सोशल सर्विस हो गया, मिलिट्री सर्विस हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यहाँ पर आ जाता है। और बेसिकली क्या होता है कि जब इस तरह की सर्विस को स्टेट डाल रही है, ठीक है, तभी भी स्टेट रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास के बेसिस पर, रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास के बेसिस पर डिफरेंशिएट नहीं कर सकती, है ना, है ना, डिफरेंशिएट नहीं कर सकती है। इस बारे में आपको सोचना और समझना होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर इट इज रिटन ओनली, है ना, इट इज रिटन ओनली। तो यहाँ पर क्या है, एक ये वाली बात हो गई। अब इसी का 23rd का मतलब एक्सप्लॉयटेशन का पार्ट 2 आर्टिकल 24, तो ये क्या बोलता है कि 14 साल से कम के जो बच्चे होंगे, जो 14 साल से कम होंगे, वो किसी भी फैक्ट्री, माइन या हजार्डस एक्टिविटीज जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क और रेलवे में भागीदारी नहीं लेंगे, ठीक है ना। ये भागीदारी नहीं लेंगे मतलब जो हजार्डस होगा उसमें। अब देखो इसका मतलब क्या है कि केवल हजार्डस में रुके हुए हैं, क्या हार्मलेस में ये काम कर सकते हैं, तो हाँ भाई ये कर सकते हैं, ये वाला आर्टिकल नहीं रोकता है उनको। मैं इस आर्टिकल की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ, है ना, और कुछ नहीं। उसके बाद देखो यहाँ पर जो चाइल्ड लेबर, ये कई सारे आपको एक्ट, लॉज, ये वो दिए हुए हैं, एग्जाम में आप देखते समझ जाओगे। कॉमन सेंस है कि यहाँ पर अगर ऐसी बातें हो रही है तो कहीं ना कहीं चिल्ड्रन से रिलेटेड है। अब जैसे मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, आपसे ये नहीं पूछेगा कि क्या ये उसमें था कि नहीं था, ऐसा नहीं पूछेगा। आपसे एक ओवरव्यू पूछेगा कि क्या चाइल्ड लेबर में, चाइल्ड लेबर को रोकने में क्या इन सब एक्ट की भागीदारी है या नहीं है, ये वाली बात आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। 1996 वाली बात आपको याद रखनी है। 1996 में क्या होता, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि एक एस्टेब्लिश करना है चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड, ठीक है, इन विच जो ऑफेंडिंग एम्प्लॉयर है उसको 20,000 का फाइन डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो ये वाली बात हुई थी ना। उसके बाद देखो क्या आता है, ये जो कमीशन है ये 2005 वाले एक्ट से इसको एस्टेब्लिश किया गया है, और इसने नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एंड चिल्ड्रन कोर्ट, इन सब के एस्टेब्लिशमेंट, इन सबको एस्टेब्लिश करने की बात यहाँ पर की गई है।
फिर ये सारा जो है 2006 में क्या हुआ है, तो गवर्नमेंट ने चिल्ड्रन का एम्प्लॉयमेंट बैन कर दिया है। उसके बाद जो चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट है 2016 में, ये अमेंड करता है, और जो प्रिंसिपल अमेंड होता है, और ये जो प्रिंसिपल एक्ट है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट, उसको ये रिप्लेस कर देता है। तो ये सर इतना आपको याद नहीं रखना है, इसमें से आपको ज्यादातर बस ये 14 साल याद रखना, बाकी आपको कहानी याद रखने की जरूरत नहीं है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में आपसे ये पूछेगा। अब देखो मेरा एक सवाल आपसे यहाँ पर ये है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को स्टार्ट करने से पहले, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल मेरा ये है कि जैसे अभी मुहर्रम आ रहा है ना, मुहर्रम आ रहा है, या मुहर्रम छोड़ दो, एक नॉर्मल नॉर्मल चलो दुर्गा पूजा की बात करते हैं, है ना। तो दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा में क्या होता है, माता काली की पूजा होती है। पूजा आप कहाँ करते हो, टेम्पल में या अपने घर में, टेम्पल या होम या हाउस जो भी बोलो, यही है ना। लेकिन इसके अलावा एक चीज और करते हो, क्या करते हो, पंडाल देखने जाते हो, बाहर में मेला घूमने जाते हो, झुलुआ झूलने जाते हो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि अगर ऐसी बात हो गई, मेले वाली बात हो गई, मेले वाली बात हो गई, तो मेला में क्या होगा, मेला में क्या होगा, मेला आपके घर के बाहर होगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर सरकार आपको ये कह दे कि भाई तुमको मेला में घूमना नहीं है, चाहे दुर्गा पूजा हो चाहे कोई पूजा हो, एक बार सरकार आपको कह रही है कि मेला में घूमना अलाउड नहीं है आपको, आप ये सब कर सकते हो, ये जो टेम्पल और होम वाला काम कर रहे हो ये कर सकते हो, ये क्या हो रहा है, केस 1। दूसरा सरकार आपको बोल रही है कि भाई तुम टेम्पल में नहीं जा सकते हो, ये क्या हो रहा है, केस 2। तीसरा सरकार आपको बोल रही है कि भाई तुम घर पे नहीं कर सकते हो, ये हो रहा है केस 3। अब इनमें से कौन से केसेस में फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, कमेंट बॉक्स में ये बताओ, और ये बताओ कि इनमें से कौन से केसेस में फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हो रहा है। एक हिंट दे देता हूं कि इसमें से सभी केसेस में फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हो रहा है, ठीक है, इसमें से सभी केसेस में फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हो रहा है। तो अब देखो आर्टिकल 25 को हम लोग देखते हैं, शायद ये देखते देखते समझ जाओ। ये क्या कहता है कि जितने लोग हैं, ठीक है, जितने ऑल पर्संस आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ किसके किसके कंसाइंस में फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, ठीक है, उनके पास फ्रीडम ऑफ कंसाइंस होनी चाहिए। अब कंसाइंस का मतलब, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस कहने का क्या मतलब है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का कहने का मतलब है आपकी मान्यता से, ठीक है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस कहने का मतलब है आपकी मान्यता से। मान्यता कहने का क्या मतलब है, तो आर्टिकल 25 ये बोलता है भारत के संविधान का कि अगर मान के चलो, इन केस आप किसी भगवान को मान रहे हो, मानो, लेकिन अगर आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति अगर किसी पत्थर से है, अगर आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति किसी पत्थर से है, तो आप उसको भी मान सकते हो, और उसको भी आप इतना इज्जत दे सकते हो जितना किसी हिंदू गॉड गॉडेसेस को आप देते हो। कंसाइंस का ये मतलब है आप किसी को भी मान सकते हो, एक पेन से श्रद्धा निकल रही है, आप उसको भी मान सकते हो। अगर उस पेन का अगर प्राण प्रतिष्ठा कर दिया गया, उस पेन का प्राण प्रतिष्ठा कर दिया गया, आपने उस पेन का प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास राइट्स होते हैं, वही राइट्स उस पत्थर में या उस पेन में या उसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो कंसाइंस का ये मतलब होता है। शबरीमाला केस में यही हुआ था। यहाँ पर जब आप मैनेज रिलीजियस अफेयर्स की बात करोगे ना, तो यहाँ पर डिनोमिनेशन आपको लिखा हुआ दिखेगा। डिनोमिनेशन का क्या मतलब होता है कि जैसे राम मंदिर एक डिनोमिनेशन है, गायत्री परिवार एक डिनोमिनेशन है, इस्कॉन एक डिनोमिनेशन है, लेकिन अयप्पा स्वामी टेम्पल भी एक डिनोमिनेशन है। तो वहां के जब सबरीमाला केस हुआ तो वहां पर 26 तो लगाया, साथ में 25 भी लगा दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये कह दिया कि जो सबरीमाला में जो लॉर्ड अयप्पा है उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रखी है, और प्राण प्रतिष्ठा जो है भारत, मतलब कि हिंदू धर्म में, वो हिंदू धर्म का असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, ईआरपी है, ठीक है। तो अगर जिस भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है उसको सरकार एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रीट करती है, जैसे मेरे को और आपको करे, मतलब हम मेरे को आपको बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जैसे सरकार ट्रीट कर रही है, उसी तरीके से लॉर्ड अयप्पा को भी ट्रीट करने लगी थी सरकार। तो वहां पर उनकी वकील ने 26 और 25 दोनों को लगा दिया था। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है, कभी डिस्कस करेंगे।
तो कंसाइंस का मतलब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है कि कंसाइंस का मतलब क्या है, कि जहां से भी आपकी भक्ति निकले, जरूरी नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी राम रहीम कुछ, कहीं से भी निकले, उसको कंसाइंस बोलते हैं। और फिर उसके बाद क्या है कि आपको क्या करना है, प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपोगेट करना है। ठीक है, आप ये कर सकते हो, आपके पास ये फ्रीडम है रिलीजन को ये करने का। अब जो इम्प्लीकेशन है इसका वो क्या है, इम्प्लीकेशन है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। ठीक है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की बात यहाँ पर हो रही है, राइट टू प्रोफेस की बात हो रही है, राइट टू प्रैक्टिस की बात, राइट टू प्रोपोगेट की बात। तो ये सारी चीजें हैं, मोटा मोटा ये ऑब्वियस सी चीज है, इसमें ऐसा कुछ बहुत टेक्निकल नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, याद करने लायक चीज क्या है, कंसाइंस, प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपोगेट, है ना, प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपोगेट, प्रोफ प्रोफ प्रैक, ये आप याद रखना, और कंसाइंस तो है ही। तो ये सारी चीजों को आपको याद रखना है। लेकिन इसके बाद क्या है कि यहां पर भी आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे, यहां पर भी आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे। एक्सेप्शंस की बात करो तो एक्सेप्शंस का क्या मतलब है कि ये जो राइट है, ठीक है ना, ये पब्लिक ऑर्डर हेल्थ मोरालिटी और अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है ना। ये जो राइट है ये क्या है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट। अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट कहने का क्या मतलब है कि बाकी के जो फंडामेंटल राइट हैं उसको, उसका हनन नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप आर्टिकल 25 को ये करने के चक्कर में आप किसी का 14 किसी का 17 खत्म कर रहे हो, या इस तरह के और भी, मतलब 1 से लेकर के 32 तक, 1 से बोल रहा हूँ, 14 से लेकर के 32 तक जो भी है, 30 तक, उसको आप हनन कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। जैसे आपने वहां देखा था ना, रिलीजन, रेस का, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, और बाकी आपने देखा था सोवरेंटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशन, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, डिसेंसी, ये सब देख रखा है ना। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, हेल्थ, और उसके बाद अदर प्रोविजन रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट। अब स्टेट और क्या कर सकता है, तो वो रेगुलेट कर सकता है, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है किसी भी तरीके का पॉलिटिकल, सेक्युलर, इकोनॉमिक और फिनेंशियल एक्टिविटी उस रिलीजियस प्रैक्टिस से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ये प्रोवाइड क्या करता है, तो सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म प्रोवाइड करता है, ताकि हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस सेक्शंस ऑफ हिंदूज। तो यहाँ पर आपको एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि ये जो सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म के चक्कर में हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को ओपन किया जा सकता है। यहाँ पर आप ध्यान रखना, हिंदू की बात की गई है, किसी और इंस्टीट्यूशन को ओपन कर, सरकार ओपन नहीं कर, मतलब प्रोविजन नहीं है ओपन करने का। अब करने का तो लॉ पास करके कुछ भी कर दो, है ना, लेकिन इस वाले में प्रोविजन नहीं है, बस हिंदुओं से रिलेटेड है ना, हिंदुओं से रिलेटेड है। और हिंदू बोले तो क्या, हिंदू बोलने का मतलब सिख, जैन, बुद्धिस्ट, हिंदू हो गए, सिख हो गया, जैन हो गया, बुद्ध। सरकार चाहे तो इनको किसी के लिए भी ओपन कर सकती है, बाकी माइनॉरिटीज के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो माइनॉरिटी है, उनको खतरे में नहीं डाला जा सकता। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। उसके बाद डिनोमिनेशन, बाकी बचा कौन, इस्लाम बचा, उसकी बात हो रही है। यहाँ पर डिनोमिनेशन हो गया, तो डिनोमिनेशन तो समझ गए, अभी समझा दिया था इसमें क्या है। तो यहाँ पर देखो, आपको एम्मा से इसको याद रखना, ठीक है, एम आ, एमा मतलब एस्टेब्लिश, एम मतलब मैनेज, ए मतलब एक्वायर, ये मतलब एडमिनिस्टर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एस्टेब्लिश और मेंटेन भी आप कर सकते हो, मैनेज भी कर सकते हो, एक्वायर भी कर सकते हो, और एडमिनिस्टर भी कर सकते हो। ये आपके आर्टिकल किस में आ रहा है, ये आपके आर्टिकल 26 में आ रहा है। अब यहां पर क्या होता है, 25 क्या करता है कि 25 इंडिविजुअल को राइट देता है, इसी 25 का यूज कर लिया था वहां पे सबरीमाला में, क्या कहते, प्राण प्रतिष्ठा हो गया, तो ये तो ह्यूमन बींग बन गए। तो ये वाली बात आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आर्टिकल 25 गारंटीज राइट ऑफ इंडिविजुअल्स विथ आर्टिकल 26 गारंटीज राइट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन और देयर सेक्शन, मतलब ये रिलीजियस डिनोमिनेशन की बात यहाँ पर की जाती है। और यहाँ पर जब आप सब्जेक्ट की बात करोगे, एक्सेप्शन की बात करोगे, तो यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, लेकिन यहाँ पर अदर प्रोविजन रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट नहीं आएगा भाई, है ना। यहाँ पर अदर प्रोविजन रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट यहाँ पर नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ रिलीजियस डिनोमिनेशन, तीन सेटिस्फेक्शन को, सॉरी, तीन कंडीशन को उसको सेटिस्फाई करना होता है। तो पहला डॉक्ट्रिन्स वाला, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कॉमन है, और तीसरा नेम, मतलब जो डेजिग्नेटेड बाय अ डिस्टिंक्टिव नेम, तब जाकर के रिलीजियस डिनोमिनेशन कहलाता है। अब यहां पर ऊपर के क्राइटेरिया को जब आप देखोगे तो आपको यह पता चलेगा कि रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग,
रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग जो है वो रिलीजियस डिनोमिनेशन है हिंदू रिलीजन में, लेकिन अरविंदो सोसाइटी नहीं है। ठीक है ना, अरविंदो सोसाइटी नहीं है, क्योंकि डिस्टिंक्टिव नेम वाला चक्कर चल रहा है अरविंदो सोसाइटी में, ये ध्यान रखना। फिर सरकार के टैक्सेशन की बात आती है कि क्या किसी रिलीजन के प्रमोशन के लिए सरकार टैक्स लगा सकती है, तो नहीं लगा सकती है ना। सरकार टैक्स नहीं लगा सकती है, और सरकार के टैक्स नहीं लगाने का दो मीनिंग निकलता है। पहला मतलब क्या निकलता है, आपसे ये नहीं कह सकती कि भाई हमको इस्लाम को ये करना है तो हमें टैक्स दे दो, जजिया नहीं लगा सकती। दूसरा, सरकार ये नहीं कर सकती कि आपसे टैक्स ले लिया, जैसे रिटर्न भरा, मतलब रिटर्न आपने भरा, कुछ कट करके आपको रिटर्न मिला, अब वो जो बचा हुआ पैसा है उसको किसी रिलीजन के बेनिफिट के लिए नहीं लगाया जा सकता। किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन का टैक्सेशन के माध्यम से प्रमोशन और मेंटेनेंस नहीं किया जा सकता है ना, नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। हालांकि हालांकि ये बस टैक्स का प्रोविजन करता है, फीस का प्रोहिबिशन ये नहीं करता है ना। और ये ऐसा इसलिए होता है कि फी क्या होता है, ये मतलब कि बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेशन के मेंटेनेंस के लिए होता है, ना कि प्रमोशन और मेंटेनिंग ऑफ रिलीजन के यहाँ से होता है। जो भी इनका लॉजिक है ये देख लेना, बात तो मेरे ख्याल से वही होनी चाहिए, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पर फी की लेवी यहाँ पर की जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट मतलब आर्टिकल है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये क्या कह रहा है कि आर्टिकल 28 क्या बोलता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि स्टेट फंड के द्वारा मेंटेन किया जाता है, कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो स्टेट फंड के द्वारा मेंटेन किया जाता है, वो आर्टिकल 28 में आता है। ठीक है, अब वहां पर से आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो कि भाई तुम किसी रिलीजन के इंस्ट्रक्शन को मानो। लेट सपोज हाँ, जैसे मान के चलो एक सरकारी स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय, आप वहां नहीं कह सकते किसी भी बच्चे को कि तुम नमाज पढ़ो, या आप नहीं कह सकते वहां पर कि तुम हनुमान चालीसा पढ़ो, आप नहीं कह सकते वहां पर, है ना, वो नहीं कह सकते। वो इट शुड नॉट बी रिलीजियस फोर्सिबिलिटी ओवर देयर, कि जो स्टेट फंड से जो होली मेंटेन किया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसमें ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। अब यहां पर क्या होता है कि आर्टिकल 28 ये चार तरीके के इंस्टीट्यूशन में, मतलब ये आर्टिकल 28 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को चार टाइप्स में डिवाइड करता है। पहला क्या है भाई, जो होली मेंटेन किया जाता है स्टेट के द्वारा, जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इस तरह का वहां पर आप नहीं कह सकते हो कि नमाज पढ़ लो जाकर के, प्रिंसिपल चाहे तो नहीं कह सकता है ना, या हनुमान चालीसा पढ़ लो, नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, दूसरे टाइप का इंस्टीट्यूशन होता है जो कि स्टेट के द्वारा एडमिनिस्टर तो किया जाता है, लेकिन किसी ट्रस्ट के अंदर मतलब कि किसी ट्रस्ट के अंदर उसका एंडोमेंट होता है। मतलब कहने का मतलब कि सरकार देख रेख तो कर रही है उसको, है ना, लेकिन उसका वो जो एंडोनमेंट, जो उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई है, वो मान के चलो इस्लाम रिलीजन के किसी इकोनॉमिकली डिनोमिनेशन से हो गई है, तब वहां पर इस्लाम माना जाएगा। आप देखते होगे दिल्ली गवर्नमेंट में भी कई सारे स्कूल ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली मुस्लिम्स के लिए है ना, तो उस टाइप के इंस्टीट्यूट की ये बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है। वहां पर अगर हिंदू पढ़ रहा है तो उसको बोला जा सकता है कि भाई तुम नमाज पढ़ो, है ना, ये कहा जा सकता है। स्पेसिफिकली मेरे तो नॉलेज में नहीं है कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है जो हिंदुओं के लिए बना हो और वहां कोई और आकर के नहीं पढ़ सकता हो और जबरदस्ती हनुमान चालीसा उससे पढ़वा दिया जाए। ऐसा मेरे जानने में तो नहीं है, आपके जानने में हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इस चीज को आप कमेंट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, है ना, इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट की बात यहाँ पर की जा रही है कि तीसरा टाइप का इंस्टीट्यूशन होता है जिसको रिकॉग्निशन, एफिलिएशन मिलता है। ठीक है, और चौथे टाइप का होता है एक तो एफिलिएशन हो गया, बाकी सब कुछ वो अपना कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन उसका, पैसा उसका, सब कुछ वो अपना कर रहा है, सेल्फ फंडेड है, जैसा भी है वो खुद का है, बस इंस्टीट्यूट सरकार उसको रिकॉग्नाइज कर रही है कि हाँ भाई इससे तुम पढ़ोगे तो मान्यता प्राप्त है इसको। उसके बाद चौथा है इंस्टीट्यूशंस रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट। एड फ्रॉम द स्टेट कहने का क्या मतलब है, एड फ्रॉम द स्टेट कहने का मतलब है कि पैसा सरकार के तरफ से उसको आ रहा है। आपने देखा होगा सेमी गवर्नमेंट टाइप के स्कूल, है ना, सेमी गवर्नमेंट टाइप के स्कूल को आपने देखा होगा, जिसमें क्या होता है कि पार्शियली स्टेट भी फंड करता है और प्राइवेट आदमी भी फंड करता है उसको। ठीक है, ये सारी चीजें आपने देख रखी होगी। तो लास्ट के जो दो बचे ना,
इसमें वॉलेंटरली बेसिस पर इंस्ट्रक्शन परमिटेड है, चाहे तो करो, नहीं चाहे तो नहीं करो, बट इंस्ट्रक्शन तो देंगे टाइप का ऐसा चीज है यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट दो पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट वन इसका ये कहता है कि आप एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब किसी के बारे में भी ये बात कर रहा है जिसके जिसके पास एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर है, उसके पास उसको कंजर्व करने का राइट है। आप अपने संस्कृत को कंजर्व कर सकते हो, आप तमिल को कंजर्व कर सकते हो, आप ब्राह्मणी को कंजर्व कर सकते हो, आप मैथिली को कंजर्व कर सकते हो, ये आप कन्नड़ को कंजर्व कर सकते हो। तो दिस पर्टिकुलर राइट हैज बीन गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर क्या है, फर्दर नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन, ये दूसरा है, ये इसी में ये दूसरा पार्ट है जो कह रहा है कि किसी भी सिटीजन को डिनाई नहीं करना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उसका एडमिशन जो कि स्टेट के द्वारा मेंटेन किया जाता है। ठीक है, यू कांट डिनाई दैट पर्टिकुलर थिंग, किसी को भी आप नहीं ऐसा कर सकते हो, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि ग्राउंड क्या क्या दे दिए हैं, तो ग्राउंड वही सब दिया हुआ है कि रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के बेसिस पर आप मना नहीं कर सकते हो। जो पहला प्रोविजन है, जो पार्ट वन हमने देखा था, वो ग्रुप की बात करता है, और जो दूसरा प्रोविजन है वो इंडिविजुअल की बात करता है। भाषा तो ग्रुप की होगी ना, वो ग्रुप बचा सकता है उसको, लेकिन जब आप कहीं एडमिशन लेने जा रहे हो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि स्टेट के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, तो वहां पर आप अकेले जा रहे हो, और आपको आपके जाति के नाम पे, आपके रेस के नाम पे, आपके रिलीजन के नाम पे, आपके भाषा के नाम पे आपको रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, अब ये मत कहना कि मेरा इंग्लिश का टेस्ट हुआ था, इंग्लिश के टेस्ट में फेल हो गया तो वहां पर मेरे को लर्न नहीं दिया। वो इसीलिए ऐसा हुआ, वो इसी वो इसीलिए ऐसा हुआ क्योंकि वहां पर जो उसका जो उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो ऑटोनोमस होती, मतलब एक कोई भी इंस्टीट्यूट अपनी रिक्वायरमेंट अपने हिसाब से रख सकता है, और वो जो इंग्लिश का टेस्ट है वो सबके लिए है ना, वो इंग्लिश का टेस्ट सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि बस आप ही के लिए है या जिसको जो मलयालम भाषी है उसी को अंग्रेजी का टेस्ट देना पड़ेगा, बाकी दुनिया की जितनी लैंग्वेज है, हिंदी ही, संस्कृत, किसी को नहीं देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो यहां पर क्या है, इस बात को हमको समझना होगा। उसके बाद जो आर्टिकल 29 की बात यहां पर हो रही है, ये रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी दोनों को दिया जाता है ना। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये है कि ये जो आर्टिकल है ये माइनॉरिटीज तक ही लिमिटेड नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है ये सेक्शन ऑफ सिटीजन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर सेक्शन ऑफ सिटीजन की बात करोगे, देखो सेक्शन ऑफ सिटीजन, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, ठीक है, सिटीजन। अब यहाँ पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटीज दोनों की बात की गई है, तो यहाँ पर जो माइनॉरिटी समझ रहे हो ना, ये वो माइनॉरिटी नहीं है। जैसे मान के चलो हिंदुस्तान में हिंदू मेजोरिटी में है, लेकिन हिंदुस्तान में कोई जगह तो ऐसी होगी जहां पर हिंदू माइनॉरिटी में होंगे, समझ रहे हो, तो उस हिंदू हिंदू उस टाइम पर उस पर्टिकुलर प्लेस में अपने कल्चर को बचाए, ऐसा वो क्या, इसीलिए सेक्शन ऑफ सिटीजन बोला गया। और एनी, वहां पर ये लिखा हुआ है ना, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, कोई भी, तो इसीलिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ये माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों को पकड़ता है। इस बात को, इस पॉइंट को याद रखना, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आपके पास क्या है, लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए आप एजिटेट कर सकते हो। जैसे मान के चलो कि दंगा भड़काने के केस में आरपीए लगता है, ठीक है, आरपीए 51-50 लग जाता है। अब जैसे दिल्ली में लगा था, ठीक है, दिल्ली में लगा था तो आम आदमी पार्टी के लोग भी गिरफ्तार हुए थे इधर से, जो भी है, ठीक है, हम नाम छोड़ो। तो यहाँ पर क्या है कि वो वहां पर अगर आप दंगा भड़काने की कोशिश करोगे, आप हिंदू हिंदू करोगे या मुस्लिम मुस्लिम करोगे, अभी देखो मस्जिद तोड़ने गए हैं, ठीक है, आप इस तरह की ये हरकत करोगे तो जेल में चले जाओगे। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि भाई हमारी हिंदी लुप्त हो रही है, हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृत भाषा लुप्त हो रही है, हमारी पाली प्राकृत लैंग्वेज लुप्त हो रही है, हमें इसको बचाना है, तब कुछ नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो फंडामेंटल राइट में है। ये करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं आता। 51 आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, आरपीए 1951 में, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी बात ध्यान में रखना। उसके बाद आर्टिकल 30 पर हम लोग आते हैं, ठीक है। आर्टिकल 30 क्या कहता है, तो ये राइट ऑफ माइनॉरिटीज की बात करता है कि ये एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ये बात करता है। अब ये रिलीजियस भी हो सकता है, ये लिंग्विस्टिक भी हो सकता है।
यहाँ पर कंफ्यूजन में मत आना, ये रिलीजियस भी हो सकता है, लिंग्विस्टिक भी हो सकता है। वहां पर माइनॉरिटी का मतलब माइनॉरिटी से नहीं, मेजोरिटी से था। देखो वर्ड्स का खेल है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था, क्योंकि वहां पर स्टार्टिंग में लिखा हुआ है सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट क्या है कि भाई सारे लोग इंस्टीट्यूशन अपने चॉइस के एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, जो कंपनसेशन फिक्स होता है, ठीक है, जो कंपनसेशन अमाउंट फिक्स होता है स्टेट के द्वारा, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये उनके फंड मतलब इस राइट को एब्रोगेट नहीं कर सकता है, ठीक है ना, ये नहीं कर सकता। जैसे मान के चलो किसी भी सरकार को लगा कि भाई इसको ऐसा करना है वैसा करना है, जैसा करना है करो, लेकिन माइनॉरिटी के फंडामेंटल राइट अफेक्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। ये सारी बातें हैं यहाँ पर। जब आर्टिकल 31 को डिलीट किया गया था तब 44वें संशोधन से 1978 में इसको ऐड किया गया। उसके बाद ग्रांटिंग एड, जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज्ड बाय माइनॉरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर खैर माइनॉरिटी के लिए बहुत सारी बातें यहाँ पर की गई है। तो आर्टिकल यहाँ पर जो आर्टिकल 30 है, अब इसके पहले हमने क्या देखा था, इसके पहले हमने ये वाला आर्टिकल देखा था, आर्टिकल 29। इसमें क्या था, सेक्शन ऑफ सिटीजन था। ये सारी चीज सेक्शन ऑफ सिटीजन इसमें नहीं है, ये सेक्शन ऑफ सिटीजन इसमें नहीं है। तो इसीलिए यहाँ जब माइनॉरिटी बोला गया है तो इसका मतलब माइनॉरिटी से ही है, इस बात को ध्यान में रखना। अब ये जो राइट है अंडर आर्टिकल 30 ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट ऑफ ए माइनॉरिटी टू इम्पार्ट एजुकेशन टू इट्स चिल्ड्रन इन इट्स ओन लैंग्वेज, ठीक है ना। जो राइट है 30 के अंदर वो क्या इंक्लूड करता है, तो राइट ऑफ ए माइनॉरिटी टू इम्पार्ट एजुकेशन टू इट्स चिल्ड्रन इन इट्स ओन लैंग्वेज। तो यहाँ पर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो वो 3 टाइप के होते हैं। पहला जिसको रिकॉग्निशन मिलता है और एड भी मिलता है। एक तो रिकॉग्निशन मिल गया, पैसा भी मिल रहा है। दूसरा सिर्फ रिकॉग्निशन मिलता है, पैसा नहीं मिलता है, सरकारी प्राइवेट, ठीक है ना। और तीसरा जिसको कुछ नहीं चाहिए, ना तो एड चाहिए ना तो रिकॉग्निशन चाहिए, मतलब 1 से लेकर के 9वीं तक के क्लास या जो स्कूल होते हैं ना, 1 से लेकर 9वीं तक, 1 से लेकर 8वीं तक, 1 से लेकर 7वीं तक, वैसे प्राइवेटली वो चलते हैं। अब जो इंस्टीट्यूशन है पहले और दूसरे टाइप के, ठीक है, इसमें रेगुलेट आर सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी पावर ऑफ स्टेट, मतलब कि स्टेट इनको रेगुलेट कर सकता है। ध्यान रखना, स्टेट इनको रेगुलेट कर सकता है कि भाई किस तरीके से सिलेबस बनेगा, किस तरीके से एकेडमी चलेगी, ये सब कुछ वो कर सकता है। डिसिप्लिनरी एक्शन भी किस तरीके से होगा ले सकता है इनके ऊपर। लेकिन जो तीसरे टाइप का जो इंस्टीट्यूशन है, जो कुछ नहीं करता है, ना रिकॉग्निशन मांगता है ना कुछ, उसमें स्टेट का हस्तक्षेप नहीं हो सकता, ठीक है ना, उसमें स्टेट का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि वहां पर बेगारी करवा रहा है प्रिंसिपल, बुला लिया 4 महीने से वेतन रोक के रखा है, ये जब करेगा तब स्टेट उसको भी देख सकता है। ये लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ। फंडामेंटल राइट नहीं है लेकिन इस तरह के लॉ वहां पर भी लगते हैं। 32 नहीं लगा सकते उनके ऊपर, लेकिन ये सब लगा सकते हैं उनके ऊपर। फिर यहाँ पर मलंकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस हुआ था, ठीक है, 2006 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जनरल प्रिंसिपल को समराइज किया है यहाँ पर, तो वो जनरल प्रिंसिपल देख लो। तो ये जो माइनॉरिटीज है ना, तो इनको क्या है, द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइसेस, ठीक है। उनको क्या करना है, जब वो एडमिनिस्टर कर रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुद के चॉइस का, तो यहाँ पर क्या है, तो गवर्निंग बॉडी की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है ना। यहाँ पर गवर्निंग बॉडी जो होंगे, जो फाउंडर्स होंगे, उन मतलब वो इस इंस्टीट्यूशन के मतलब जो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कंडक्ट करवाने में, उसको मैनेज करवाने में ये स्वतः स्वतः सब कुछ कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ये टीचिंग स्टाफ की अपॉइंटमेंट भी ये खुद से कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी पर भी ये मतलब वो ये कर सकते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी और एसेट्स को, मतलब कि ये जो प्रॉपर्टी है, एसेट है उस इंस्टीट्यूशन का, उसके बेटरमेंट के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ये सारे हक उनको दिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिंपल सी बात है कि ये बेसिकली ये जो भी जितने भी फंडामेंटल हमने राइट्स देखे हैं सब में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, इसमें भी होगा। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बेसिकली ये जो जनरल लॉज है, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, ये सब में इक्वली लगेंगे, है ना। ये सब में इक्वली लगेंगे। इनको अगर कुछ फायदा दिया जा रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इनको हम लोग मतलब फायदा दिया जा रहा है तो इनको हम लोग मतलब अफर्मेटिवली हम लोग ये चीज कर रहे हैं, मतलब जितनी इनको जरूरत है उतनी ही दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनको हम लोग किसी एडवांटेजियस पोजीशन पर हम लोग डाल रहे हैं। अब उसके बाद राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है ना।
अब एब्सोल्यूट कहने का ये मतलब है कि अगर आपके पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर करने का राइट है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप माल एडमिनिस्टर करो। तो यहाँ पर रेगुलेटरी मेजर्स लिया जा सकता है ताकि ये सारी चीजें सही हो सके। एलिजिबिलिटी कंडीशन और क्वालिफिकेशन जो स्टेट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, तो बीइंग मेट द अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन विल हैव द फ्रीडम टू अपॉइंट टीचर ये बाय एनी रैशनल। ये तो ये जो इंस्टीट्यूशन होता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि दे आर सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी कंडीशन, है ना। यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो एलिजिबिलिटी कंडीशन इन लोग सरकार ने रखा है वो ये मतलब मीट कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और साथ में जो पांचवा है वो ये बोल रहा है कि एड का जो यूज हो रहा है, एक्सटेंशन ऑफ एड बाय द स्टेट डज नॉट ऑल्टर द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बेसिकली ये कहाँ से निकला है, तो ये इस केस से निकला है ना, ये इस केस के पॉइंट्स हैं, ऐसा ऐसा करके है। अब देखो यहाँ पर मेन आर्टिकल आ रहा है आर्टिकल 32, ठीक है। अब ये वो आर्टिकल है जो आपको ये हक देता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट कोई वायलेट कर रहा है तो आप डायरेक्टली चले जाओ कहां पर, सुप्रीम कोर्ट पे, डायरेक्टली, ठीक है। तो ये सारी बातें यहां पर ये करता है। अब डॉक्टर अंबेडकर ने, ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को कहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये सारी बातें यहां पर कही है, ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और ये बेसिक फीचर भी है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझनी होगी, हेंस इट कैनॉट बी अब्रिज्ड और टेकन अवे इवन बाय एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई? बिकॉज इट कंटेन्स बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इन इट, है ना। और केशवानंद भारती केस में ये बोल दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि फंडामेंटल राइट को नहीं लिया जा सकता है। क्लियर है? ये सारी बातें आपको समझनी होगी। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहला ये है कि राइट टू मूव टू कोर्ट यहाँ पर आता है। अब सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है, रिट ये सब होते हैं, रिट के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। दूसरा क्या है, पार्लियामेंट किसी और कोर्ट को भी बोल सकता है कि भाई तुम रिट को वो कर सको। हालांकि आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट से डील करता है, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट से डील करता है। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट से डील करता है, ये हाई कोर्ट से डील करता है। उसके बाद द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी सस्पेंडेड, द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी सस्पेंडेड, ये इसको कभी भी सस्पेंड नहीं करना है, यही इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड हो गया था, ठीक है ना। तो इसको कभी भी आप ये नहीं कर सकते हो, तो इसको आप ध्यान रखना, ये 359 वाली बात यहाँ पर की गई है। उसके बाद यहाँ पर क्या किया गया है, सुप्रीम कोर्ट को एज अ डिफेंडर बताया गया है और गारंटर बताया गया है फंडामेंटल राइट का, ठीक है। और यहाँ पर ओरिजिनल और वाइड पावर यहाँ पर दिया गया है। तो ओरिजिनल पावर कहने का क्या मतलब है कि अग्रीव्ड सिटीजन डायरेक्टली उसके पास चले जाते हैं, यहाँ पर वर्ड कैच करना, ओरिजिनल, है ना, डायरेक्टली वहां पर उसके पास जा सकते हैं। और यहाँ पर जब ये उसके पास जा सकते हैं वो तो ठीक है, वाइड इसलिए क्योंकि ये हर एक टाइप का रिट इशू कर सकता है, इसीलिए वाइड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। उसके बाद एक और चीज यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जब तक, ठीक है, जब तक ये आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज नहीं होगा, ठीक है ना, तब तक आप आर्टिकल 32 को इन्वोक नहीं कर सकते। आपको मान के चलो कि आप किसी ने चोरी कर ली, तो वो डायरेक्टली आपके किसी न किसी आर्टिकल को, ये आप ये बोलोगे कि मेरे पास 20,000 थे, उसका खाना खाना था, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू फूड, ये सब जा रहा है आर्टिकल 21, वो सब नहीं चलेगा, डायरेक्टली आपको वहां पर जाना होगा। सिमिलरली आर्टिकल 226 हाई कोर्ट पर है, ये भी ओरिजिनल पावर है किसका, हाई कोर्ट का। तो ये सारी बातें, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको समझनी होगी। और यहाँ पर आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 में आपको डिफरेंस भी यहाँ पर बताया गया है। तो पहला क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो आर्टिकल 32 है, जो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 है, वो फंडामेंटल राइट के लिए ही है सिर्फ, और किसी चीज के लिए नहीं है। यही यहाँ पर बोला ना मैंने आपको, 32 जब तक वो नहीं होगा तब तक नहीं होगा ये। लेकिन 226 ऐसा नहीं है, ये किसी के लिए भी इन्वोक किया जा सकता है, ठीक है, ये किसी के लिए भी इन्वोक किया जा सकता है। दूसरा क्या है, जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात यहां पर हुई है कि सुप्रीम कोर्ट जब रिट इशू करता है, ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करता है वो पूरे भारत में कर सकता है, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो कंसर्न्ड टेरिटोरियल लिमिटेशन में ही कर सकता है। बस ये है, मतलब बिहार पटना हाई कोर्ट ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया और केरला में तक उसकी आवाज सुनाई दी, ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता। पटना है तो बिहार में ही होगा वो। उसके बाद जो फंडामेंटल रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट, ये अपने आप में एक फंडामेंटल राइट में इसको काउंट किया जाता है। अब कई सारे रिट्स हैं यहाँ पर,
ठीक है, इस रिट्स को समझने की कोशिश करो। कई सारे रिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो पहला क्या है, हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का देखो यहाँ पे हेबियस, बी, हेबियस, तो बॉडी, बॉडी हेबियस, बॉडी, ध्यान रखना, टू हैव बॉडी ऑफ, मतलब कि अगर आपको कोई गोदी में मतलब गायब करके लेकर के चला गया, उठाया लेकर के चला गया, अब कहाँ और कहीं पे बांध के रख दिया, ये कोई भी कर सकता है, ये सरकार भी आपसे करवा सकती है। ठीक है, सरकार भी कर सकती है, कह सकती है ये। दूसरा, कोई इंसान भी कर सकता है। उस केस में कोर्ट ये रिट डालेगी और कहेगी उस बंदे को प्रोड्यूस करो हमारे सामने। ठीक है, और ये जो है पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों पे ये लागू हो सकता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, ये हर जगह लागू नहीं होता। कुछ को छोड़ करके, कुछ जगहों को छोड़ करके ये जनरली हर जगह लागू होता है। तो कहाँ कहाँ पर, जब डिटेंशन लॉफुल है, प्रूव हो चुका है भाई इसने गलती करी है, तब उसको उसमें हेबियस कॉर्पस नहीं लगेगा, उसको सजा मिलेगी, तुम जेल में जाओ, तुम काल कोठरी में जाओ, तुमको पब्लिक में हम नहीं लेके आएंगे। दूसरा कि द प्रोसीडिंग इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और अ कोर्ट। ठीक है, अगर उसने कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया, कोर्ट का अपमान कर दिया, तब भी नहीं होगा। किसी लेजिस्लेचर का अपमान किया, तब भी वो चीज नहीं होगी। अब डिटेंशन जो बोला गया है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा बोला गया है। जैसे मान के चलो इलाहाबाद हाई कोर्ट बोल रहा है कि भाई हटाओ, इसको लेके जाओ, तो पटना हाई कोर्ट हेवियस कॉर्पस नहीं लगा सकता उसके ऊपर। हाँ, सुप्रीम कोर्ट लगा सकता है, पटना हाई कोर्ट नहीं लगा सकता। उसके बाद यहाँ पर क्या है, डिटेंशन इज बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, और उसके बाद डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, मान के चलो कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, कुछ कुछ ऐसा हो गया। अब बंदा बिहार से इलाहाबाद गया था, इलाहाबाद के किसी बंदे ने उस ये कर दिया। अब इलाहाबाद में भी पिटीशन फाइल हुई कि भाई मुझे झूठे केस में फंसा रहा है। पटना में भी फाइल हो गई कि इस बंदे ने मेरे को क्या किया है, मेरे भाई को, मेरी बहन को, या किसी को भी मार दिया है। अब दोनों जगह केस चल रहा है, समझ रहे हो? उस केस में ये चीजें हो सकती है। इन केस सोलली इलाहाबाद का आदमी है, इलाहाबाद में मर्डर हुआ, तो पटना हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है, वो यहाँ पर कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज है कि जब एक तो यहाँ पर एक चीज आप ये भी देखो कि जो डिटेंशन है, जब जो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर होगा, ठीक है, तब वैसे भी कोर्ट उस पर अपना वो नहीं कर सकती। उसके बाद देखो मंडमस, मंडमस को लिख रहे हो, एक एक वर्ड है कमांड, कमांड को लिखो, इसमें से COM हटा दो, मैंड बनता है। इसी मैंडमस से मैंडमस, इसी मैंडमस, ये रिलेट आप कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो क्या दिखा हुआ है कि इसका लिटरल मीनिंग होता है वी कमांड। ठीक है, अब ये पब्लिक ऑफिशियल के द्वारा इशू किया जाता है ताकि वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म कर पाए। ठीक है ना, अगर वो ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पाता है तो ये रिट लगा दिया जाता है, और बेसिकली ये पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट ही लगाया जाता है। ठीक है, ये एक पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट लगाया जाएगा, कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट लगाया जाएगा, इंफीरियर कोर्ट। अब ऐसा नहीं है पटना हाई कोर्ट लगा देगा मद्रास हाई कोर्ट के ऊपर, नहीं, पटना हाई कोर्ट लोअर कोर्ट, बिहार के लोअर कोर्ट पे लगा देगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें यहाँ पर होगी। अब उसके बाद देखो क्या है, ट्रिब्यूनल पे लगाया जा सकता है और सरकार पे भी लगाया जा सकता है। ऑब्वियसली जुडिशरी जो है वो ऊपर होती है। तो अब यहाँ पर क्या है, जो रिट है मंडमस का, वो कब इशू नहीं किया जा सकता है, कब नहीं किया जा सकता। देखो वी कमांड, कमांड का करने का क्या मतलब है, वी कमांड करने का क्या मतलब है कि भाई तुम कमांड कर रहे हो, काम करो, परफॉर्म योर ड्यूटीज, परफॉर्म योर। तो ये किसको नहीं बोल सकते, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को नहीं, आपको कोर्ट नहीं बोल सकती, मेरे को कोर्ट नहीं बोल सकती कि पढ़ाओ करके, नहीं कह सकती, मैंडमस नहीं लग सकता मेरे पे प्राइवेट इंडिविजुअल में। यही मैं सरकारी प्रोफेसर होता तो कह देती, है ना। पैसे, अगर मैंने किसी से पैसे ले लिए हैं, फीस ले ली है और फिर नहीं पढ़ा रहा, तो कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा बात, ये बात फॉर्जरी की होगी और ये कौन कंज्यूमर कोर्ट में जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट में मैंडमस रिट इशू नहीं होगा इस पे। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन दैट डज नॉट पोजेस स्टैट्यूटरी फोर्स, मतलब सरकारी चीज नहीं होगी। अगर प्राइवेट होगा तब भी ये सारी चीजें आप कमांड नहीं कर सकते हो। तीसरा क्या है, जब ड्यूटी डिस्क्रिशनरी हो, मेरे मन पर, किसी के मन पर हो, ये कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, तो उसमें भी ये नहीं लगेगा। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में भी ये नहीं लगेगा, प्रेसिडेंट और गवर्नर में भी नहीं लगेगा, चीफ जस्टिस, ठीक है ना, चीफ जस्टिस और ऑफ हाई कोर्ट में भी ये नहीं लगेगा जो जुडिशियल कोर्ट कैपेसिटी में होंगे। F याद रखना, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट में भी ये नहीं लगेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं लगा सकती है, ये ध्यान रखना। मैंडमस सुप्रीम कोर्ट इन लोगों पे नहीं लगा सकती है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताओ एनालाइज करके कि क्यों नहीं लगा सकती है, वाई, क्यों नहीं लगा सकती।
उसके बाद आता है आपका प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन एक जुडिशियल फंक्शनिंग है, ठीक है ना। ये प्रोहिबिशन क्या है, तो एक जुडिशियल फंक्शनिंग है। इसका लिटरल मीनिंग होता है टू फॉरबिट, ठीक है। टू फॉरबिट इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो पहले में हमने कमांड में क्या, मैंडेमस में क्या देखा कि तुम काम नहीं कर रहे हो काम करो, ये उसका उल्टा है। ये कह रहा है कि भाई तुम काम ज्यादा कर रहे हो कम करो, मतलब कि लोअर कोर्ट का वो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, फिर भी उसमें फालतू में ये किए जा रहा है, ठीक है। मान के चलो कि प्रोब हो रही है कि मान लो एक पुल गिरा, अब सीबीआई प्रोब कर रही है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फालतू में घुस रहा है ना। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर कि मतलब इस तरीके से फिर प्रोहिबिशन लगा देती है कोर्ट, समझ रहे हो। अब ये जो प्रोहिबिशन है ये जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी की ही उसमें लगती है। हमेशा ध्यान रखना जुडिशियल एंगल यहाँ पर होना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव बॉडी, प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडीज में नहीं लगाया जा सकता, ये किसी में नहीं लगाया जा सकता। बस आप इसको ऐसे याद रखो, इतना याद मत रखो, बस आप ऐसे याद रखो कि बस ये इसमें लगाया जा सकता है, ठीक है, और कुछ नहीं है। उसके बाद सर्टियोरारी है। तो सर्टियोरारी क्या कहता है, लिटरल, इसका इन द लिटरल सेंस इसका क्या मतलब होता है, टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड ये हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल को ये किया जाता है, ताकि जो ऑर्डर पास किया गया है दूसरे के द्वारा उसको ये किया जाए, खत्म किया जाए, तो स्क्वैश किया जाए। अब यहाँ पर क्या है, ये एक्सेस जुरिस्डिक्शन और लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन दोनों में ये डाला जाता है, एक्सेस जुरिस्डिक्शन, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन। उसके बाद यहाँ पर दस लाइक द रिट ऑफ प्रोहिबिशन, जो रिट है सर्टियोरारी का ये भी जुरिस्डिक्शनल रिट है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद जो प्रोहिबिशन है इज इशूड विथ बिफोर द फाइनल ऑर्डर इज पास्ड फॉर स्टॉपिंग द फर्दर ऑर्डर, ठीक है। फाइनल ऑर्डर के पास होने के पहले इसको ये सारी चीज कर दी जाती है। उसके बाद वेयर एज द सर्टियोरारी इज इशूड आफ्टर द फाइनल ऑर्डर, सर्टियोरारी आफ्टर, ये बिफोर। प्रोहिबिशन सर्टियोरारी भी क्या है, ये जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल के बॉडी में होता है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव और ये सब नहीं होता है। तो आज हम लोग यहीं तक देखते हैं। उसके बाद हम लोग क्यू वारंटो देखने के बाद हम लोग कंपैरिजन देख लेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज डीपीएस की और फंडामेंटल राइट का, फिर ये बेसिक स्ट्रक्चर देखते हुए पूरा पार्ट ही खत्म हो जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या एक्स्ट्रा मुझे और इसमें एड ऑन करना चाहिए था, क्या मैं ज़्यादा वैसा समझा रहा हूँ। आप जो भी आपका मन में जो भी बात आ रही है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, लोग लिखते हैं आप भी लिखिए, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर बीइंग टिल हियर, हैव अ गुड डे।